हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी oogenesis, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है कि oogenesis क्या होता है। एक ओवम के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis। बट ये oogenesis जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये मिक्सचर है। जो हम अब टेक्स्ट पढ़ेंगे वो मिक्सचर किस चीज का मिक्सचर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये 11th क्लास प्लस 12th क्लास का मिक्सचर है। तो ये 11th प्लस 12th का जो मिक्सचर है वो कभी कभी समझ में नहीं आता। प्लस यहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि करेक्ट है, बाय द वे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने बड़ी चालाकी के साथ एक ब्रैकेट में एक जगह पर oogenesis में एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया है, जिसकी वजह से एंटायरली जो मीनिंग है वो ट्रू सेंस में अगर कोई समझना चाहे उसको थोड़ी सी डिटेल एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। राइट, तो वो जो एक्स्ट्रा डिटेल है हम उसमें तो नहीं जाएंगे, लेकिन उतना पढ़ेंगे जितना हमारा एनसीईआरटी में समझ में आता है। जो ब्रैकेट में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी का मीनिंग है वो हम बिल्कुल समझेंगे। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं oogenesis, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। एक मैच्योर फीमेल गैमीट को बनाना oogenesis कहलाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ओवम तक बनाने का प्रोसेस oogenesis है। ठीक है, विच इज मार्क्ड डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। मार्गली डिफरेंट, मार्गली डिफरेंट मतलब आपको स्टेप्स पे दिखाई दे जाएगा कि ये किस तरीके से अलग है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक है, ओके। तो oogenesis इज इनिशिएटेड, मतलब कि सबसे पहले स्टार्ट कर दी जाती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ये इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम पर, लेकिन जो oogenesis है वो कहाँ स्टार्ट हो जाती है? एम्ब्रियो में। मतलब एम्ब्रियो में एक फीटस की जो ओवरी बनी है, ठीक है, एक बेबी गर्ल है और उसकी जो ओवरी बनी है, वहीं पर ही ओवरी वो बन के तैयार हो गई, वहीं पर ही अब oogenesis स्टार्ट हो जाएगी। ये कहना चाहता हूं। When a couple of million gamete mother cell, यानी कि उस ओवरी के अंदर मिलियन की नंबर में गैमीट मदर सेल, जिसको हम बोलते हैं oogonia, आर फॉर्म्ड। तो 1 मिलियन के आसपास oogonia फीटस की या एम्ब्रियो की ओवरी में प्रेजेंट होती है oogonia के नाम से। विद इन ईच फीटल ओवरी, एक फीटल ओवरी के अंदर तो 2 ओवरी है, तो 2 ओवरी के अंदर कितनी हो गई? 2 मिलियंस हो गई, है ना। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। एक बार बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद oogonia ना तो बनते हैं ना ही ऐड की जाते हैं। मतलब जो भी होना है, डिवीजन वगैरह जो कुछ भी, वो बर्थ से पहले पहले होना है। बर्थ के बाद कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसी टाइम पर उसके oogonia का नंबर कितना रहेगा वो सब कुछ डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो दीज सेल्स, मतलब कि oogonia की बात चल रही है, स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज वन ऑफ द meiotic डिवीजन एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocytes। अब इस लाइन का मतलब बहुत ही कठिन होगा समझाना अगर आपने 11th क्लास नहीं पढ़ी है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, अगर आपने 11th क्लास नहीं पढ़ी है, कोशिश करता हूं कि आपको 11th क्लास के बारे में थोड़ा जितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लैक स्क्रीन में देखते हैं। देखो, मियोसिस हमें पता है कि एक हमारा जैसे 46 क्रोमोसोम, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था। उसके बाद मियोसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर 23, है ना, ये 23, और फिर ये फर्दर डिवाइड करते हैं, 1 से 4 बनते हैं। आपने ये जनरली पढ़ा है, 1 से 4 हमारे सेल्स बनते हैं और इनके अंदर भी 23 गैमीट्स होते हैं, 23 गैमीट्स होते हैं, 23 गैमीट्स होते हैं। ये आपने पढ़ा है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट, है ना। और जो ये वाला प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड मियोसिस सेकंड। तो एक मियोसिस फर्स्ट हो गया, एक मियोसिस सेकंड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक छोटी सी बात है। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये वाला जो प्रोसेस है, इसमें तो क्रोमोसोम नंबर सेम है, तो ये तो माइटोसिस के जैसा ही है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम बात की बात है। मियोसिस फर्स्ट में अगर आप 11th क्लास की बुक खोल के देखेंगे, उसमें ये दे रखा है कि मियोसिस वन में कि एक फेज होती है मियोसिस वन में जिसका नाम है प्रोफेज वन। प्रोफेज वन के बाद, प्रो के बाद क्या आती है? मेटा। तो प्रो, मेटा फेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज, है ना।
तो ये मेटा एनाटीलो अगेन ये बिल्कुल सेम रहती हैं एज़ दैट ऑफ माइटोसिस, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन सारा ड्रामा जो होता है मियोसिस का, क्रोमोसोम नंबर हाफ और वेरिएशन और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो सारा जो ड्रामेटिक पार्ट है वो प्रोफेज़ 1 में, इसमें प्रोफेज़ 1 में। तो कहने का मतलब क्या है कि मियोसिस 2 पार्ट्स में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में एक फेज़ होती है प्रोफेज़ 1, उस प्रोफेज़ 1 की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो सेल्स होते हैं वो डिवीज़न, जो मतलब oogonia है, वो डिवीज़न तो स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो गलती से प्रोफेज़ 1 में, मेयोटिक डिवीज़न के प्रोफेज़ 1 में ही अटक जाती है। उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाती। क्यों नहीं बढ़ पाती है, वो समझेंगे। तो फिलहाल इतना है कि वो बढ़ नहीं पाती है आगे, ठीक है? ओके। अब क्यों नहीं बढ़ पाती है? क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर फैक्टर, एक पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं होता है। वो प्रोटीन तब आएगा, वो प्रोटीन तब आएगा जब एक्चुअली में स्पर्म की एंट्री होगी। तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि एक प्राइमरी oocyte था बचपन के टाइम का, जब बर्थ हुआ था, ठीक है? वो साइज़ में अब थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन वो अभी भी प्राइमरी oocyte ही रहेगा, ये प्राइमरी oocyte ही है और ये यहाँ पर जो ये जो बर्थ के टाइम पर जो था, है ना? और ये जो प्यूबर्टी के टाइम तक है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी प्रोफेज़ 1 में अटका हुआ था और ये भी प्रोफेज़ 1 में अटका हुआ है। ये बात कहना चाह रहे हैं। और अगर ये भी एक चीज़ गलत हो गई, ये प्रोफेज़ 1 में नहीं अटका हुआ। यहाँ पर हम ये इरेज़र ले लेते हैं। ये प्रोफेज़ 1 में नहीं अटका हुआ। जब हम कहते हैं कि भई प्यूबर्टी आ गई, हाँ, तो ये तो बर्थ के टाइम का है, इसको मैं बर्थ के टाइम पर, तो ये तो है हमारा प्राइमरी oocyte, है, कोई बात नहीं। लेकिन ये वाला जो प्राइमरी oocyte है, ये कहना चाह रहे हैं कि भई ये तो oogonia हो गया यहाँ पर, तो प्राइमरी oocyte भी क्या बल्कि oogonia हो गया। मतलब एक मदर सेल है बेसिकली, है ना? उसमें से बहुत सारे प्राइमरी oocyte निकल रहे हैं, ठीक है? तो ये प्राइमरी प्यूबर्टी के टाइम पे, तो प्राइमरी oocyte जो प्यूबर्टी के टाइम पे निकल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वो हमारा प्रोफेज़ 1 में अटका हुआ है, ठीक है? बहुत सारे oogonia उसमें से निकल रहे हैं हमारे प्राइमरी oocyte जो कि प्रोफेज़ 1 में अटके हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? अब वो प्रोफेज़ 1 में अटके हुए हैं, ये चक्कर क्या है? समझते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स अराउंड, अगर आपको समझ में नहीं आया इसकी जो भी मैंने कहा, वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जब हम इसका लॉजिक समझेंगे। ईच प्राइमरी oocyte यानी कि ये वाला जो सेल है जो कि प्रोफेज़ 1 में अटका हुआ है, देन गेट्स सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड इज़ कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो प्राइमरी oocyte है ना, ये रहा आपका प्राइमरी oocyte। अब इसके चारों तरफ ना कुछ छोटे-छोटे से ग्रैन्युलोसा नाम के सेल्स जो होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे पूरे, ठीक है? आस-पास, प्राइमरी oocyte के आस-पास, ठीक है? और इस पूरे स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे हैं। यानी कि प्राइमरी फॉलिकल क्या है? प्राइमरी oocyte जिसके चारों तरफ ग्रैन्युलोसा नाम के सेल्स प्रेजेंट, राइट? अ लार्ज, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें से बहुत सारे डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल खराब होके खत्म हो जाते हैं। कब? ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी। तो बर्थ से प्यूबर्टी तक का जो टाइम पीरियड होता है वो जनरली 11 या फिर 13 ईयर्स का होता है, नॉर्मली 13 ईयर्स, राइट? तो 11 से जो 13 साल का जो ये टाइम पीरियड है प्यूबर्टी का, इसके बीच में बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी कहना चाह रही है। तो इसका मतलब प्यूबर्टी पे फिर कितने बचे? अब उसका नंबर दे रखा है कि देयरफॉर प्यूबर्टी ओनली 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो एक ओवरी में अब जो बचा वो 60,000 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। हम प्राइमरी oocyte की बात नहीं कर रहे, हम प्राइमरी फॉलिकल की बात कर रहे हैं, ताकि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte ही है, लेकिन हम प्राइमरी फॉलिकल की बात कर रहे हैं, है ना? प्राइमरी फॉलिकल क्या है? प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है? तो अब एक ओवरी के अंदर मान लेते हैं, मैक्सिमम वाला मान लेते हैं 80,000, 80,000 बचे। देखो 80,000 बचे एक ओवरी के अंदर, तो दो ओवरी के अंदर कितने हो गए? 1,60,000 टोटल। अब लेकिन समस्या ये है कि कुछ सालों में, 11 से 13 सालों में ही बहुत सारे डीजनरेट हो गए।
अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी उस फीमेल की, और डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, और भी डीजनरेट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ डिसाइडेड तो नहीं है कि कितने फाइनल लाइफ टाइम, अब डिपेंड करता है कि कब तक वो चलेंगे। तो अ, ये जो 60,000 टू 80,000 है, यही वो बचे हुए अब प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जिससे फीमेल फीमेल को अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स चलानी है, ठीक है। अब इनका होता क्या है ये समझते हैं, ठीक है। द प्राइमरी follicles get surrounded by more layer of granulosa cells and a new theca and is called secondary follicles। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है समझने के लिए। ये बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी फॉलिकल था, है ना, जो अभी हमने पढ़ा, वो और ज्यादा सराउंडेड, वो लेयर से और ज्यादा सराउंडेड हो जाता है। इसकी लेयर, ग्रैन्युलोसा सेल्स की जो लेयर होती है, एक और कवरिंग कर लेती है, मतलब एक लेयर उसके ऊपर एक और लेयर, तो दो लेयर्स हो गई टेक्निकली, कहने का मतलब है टेक्निकली, है ना। एंड अ न्यू थीका मींस एक नई लेयर बन जाती है, और इस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के अंदर एक सबसे बाहर एक लेयर थी, ग्रेन्युलोसा सेल्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने मिलकर बनाया प्राइमरी फॉलिकल। फिर एक नई लेयर और ऐड हो गई, अब वो बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में ध्यान दे लेते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई प्राइमरी फॉलिकल लगभग लगभग ऐसा दिखाई देता है, ध्यान देते हैं, ओके। लगभग लगभग ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद आप देखिए यहां पर आपको दो लेयर्स दिखाई देंगी, है ना। थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ, दो लेयर्स आपको दिखाई देंगी, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल है ना, यहाँ क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल है। अब जैसे ही फॉलिकल बनता है ना, एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही फॉलिकल बनता है एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, कि एक कैविटी बनने लगती है फॉलिकल के अंदर अंदर ही। मतलब जो अभी हमने कहा कि सेकेंडरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ही अंदर, मान लीजिए ये पूरा का पूरा सेकेंडरी फॉलिकल है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल के का मतलब ये है, अगर ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी फॉलिकल है, इसका मतलब इसके अंदर एक प्राइमरी फॉलिकल भी होगा और यहाँ पर कई प्राइमरी oocyte भी होगा। हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर पता है क्या होगा, इसके अंदर एक कैविटी और बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कैविटी। अब वो कैविटी क्या करेगी, एक्चुअली उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है? और क्या है कैविटी का नाम, कौन सा फ्लूइड है, वगैरह वगैरह, वो अब पढ़ते हैं। तो द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज हो जाता है, इनटू अ टर्शरी फॉलिकल। तीन लेयर्स इस बार, लेकिन इन तीन लेयर्स के साथ साथ एक और चीज होती है, क्या, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। लेकिन इस बार जब तीन लेयर्स आती है, इस बार तीन लेयर्स के साथ साथ एक पर्टिकुलर हमें कैविटी भी, फ्लूइड फिल्ड, एक ऐसी खाली जगह दिखती है हमें जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जगह है थोड़ी सी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। उस कैविटी को तो हम बोलते हैं एंट्रम, जो यहाँ पर देखी जा रही है, ये वाली है, इज कॉल्ड एंट्रम। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है बेटा एंट्रिक फ्लूइड, या फिर आप फ्लूइड फिल्ड इन एंट्रम ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन इसको एंट्रिक फ्लूइड भी बोलते हैं। तो एंट्रम या फिर एंट्रिक फ्लूइड, इसके अंदर प्रेजेंट फ्लूइड एंट्रिक फ्लूइड, ठीक है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि आप टर्शरी फॉलिकल को कैसे पहचानोगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन सा फॉलिकल है, कैसे पहचानोगे। तो प्राइमरी अगर छोटा सा है तो वो प्राइमरी हो गया, ठीक। और सेकेंडरी को कैसे पहचानोगे, दो लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। लेकिन टर्शरी उसको तभी बोलेंगे अगर उसके पास एंट्रम है, छोटी मोटी एंट्रम भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस एंट्रम होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज पढ़ते हैं, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। इस टाइम पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस टाइम पर ना लेयर्स अच्छे से दिखाई देने लगी है, मतलब टर्शरी फॉलिकल के बाद अब लेयर्स बहुत अच्छे से दिखाई देने लगी हैं, और हमें एक आउटर लेयर दिखाई देती है और एक इनर लेयर दिखाई देती है, आउटर इनर। तो हम ऐसा डायग्राम देख सकते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट इस तरीके से, ये रहा एक आउटर, ये रहा एक इनर, और उसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो आउटर इनर दिखाई दे जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete the first meiotic division। देखो अभी तक
हमने पढ़ा प्राइमरी oocyte था, उसने ना तो कुछ करा था, ना तो उसके अंदर मियोसिस हुई थी, मियोसिस कंप्लीट भी नहीं हुई थी और कुछ भी नहीं हुआ था उसके अंदर, है ना? मियोसिस फर्स्ट का भी प्रोफेज 1, यानी कि मियोसिस जस्ट स्टार्ट हुई, पहली स्टेज में एंटर करके वहीं फँस गई, है ना? मियोसिस की पहली स्टेज में गई प्राइमरी oocyte जो था, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था बेटा प्राइमरी oocyte ही वाला। वो प्राइमरी oocyte जो है, वो प्रोफेज 1 में एंटर करा था और वहीं अटक गया था, है ना? मियोसिस 1 का वो भी। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल ये लेयर्स बन जाती हैं, उसी टाइम पर कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं जो ये प्राइमरी oocyte है ना, ये डिवाइड कर जाता है। डिवाइड कर जाता है। ये तो अरेस्ट था, बिल्कुल सही बात है, अरेस्ट था। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इसने डिवीजन कंप्लीट कर लिया। ये तो प्रोफेज 1 में अरेस्ट था, मतलब प्रोफेज 1 पूरी होगी, फिर मेटाफेज 1 पूरी होगी, फिर एनाफेज 1 पूरी होगी, फिर टीलोफेज 1 पूरी हुई। इसका मतलब ये प्राइमरी oocyte मान लो ये वाला एक सेल था, जो कि प्रोफेज 1 में अटका हुआ था, है ना? अब ये प्रोफेज 1 में अटका हुआ था। अब ये पूरी तरीके से इसने डिवीजन कर लिया। लेकिन लेकिन ये हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। मतलब डिवीजन तो होता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से। तो डिवीजन जो हुआ वो अनइक्वल हुआ। अनइक्वल डिवीजन का मतलब क्या है? अनइक्वल डिवीजन का मतलब ये कह रहे हैं कि एक सेल तो बनेगा लार्ज और एक बनेगा हमेशा स्मॉल। तो एक लार्ज सेल बनेगा और हमेशा एक स्मॉल बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि फंक्शनल जो रहे ना ओवम, वो एक ही रहे। हम दूसरा 2-3 ओवम का चक्कर नहीं पालना चाहते, हम एक ही ओवम चाहते हैं, तो ऑब्वियसली लार्ज वाला ही ओवम रहेगा, एग रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये स्मॉल वाला क्या होगा? फिर ये स्मॉल वाला डिग्रेड भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, और हो सकता है परसिस्ट कर जाए, मतलब हो सकता है रह जाए, है ना? कोई, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला मेयोटिक डिवीजन हमने कहा कि भाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और पहला मेयोटिक डिवीजन के बाद हम कह रहे हैं कि भाई एक तो छोटा सा बन जाएगा और एक बड़ा सा बन जाएगा। तो ये जो बड़ा सा बना है और ये जो छोटा सा बना है, अब इनके नाम है, तो इनके नाम अब पढ़ने वाले। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। अब इस लाइन को हम समझेंगे डायग्रामेटिकली। एंड अ टाइनी टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं भाई आपके पास एक ओवम था, दिस वाज द प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसमें मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 में जो अटक गया था, ये कह रहे हैं कि पूरा कर लिया, ठीक है भाई पूरा कर लिया, ओके, मान ली बात तुम्हारी। अब ये क्या बन गया, ये कहना चाह रहे हैं, और एक छोटा सा ये बन गया। तो ये एक्चुअली में है क्या? पहले इसके क्रोमोसोम के नंबर देख लेते हैं। इसके 46 है, प्राइमरी oocyte के 46 है, क्योंकि उसमें अभी तक मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। वो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 में अटक गया था, लेकिन मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई थी, तो अब कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो कितने हो गए? 23। इसमें भी कितने हैं? 23, लेकिन ये छोटा सा है, तो इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब ये जो बड़ा वाला है, ये जो बड़ा सा सेल है, इसको हमने, ये तो प्राइमरी था, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी के बाद क्या आता है? सेकेंडरी। तो हमने इसको बोल दिया सेकेंडरी oocyte। बात समझ में आई? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई oogonia था पहले। oogonia तो मदर सेल था जो कि फीटस में था। oogonia उसने बनाए प्राइमरी oocyte, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली जब वो बना रहा है तो ये माइटोसिस होगी, है ना, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली माइटोसिस, उससे उसने बनाए प्राइमरी oocyte, ठीक। अब प्राइमरी oocyte ने यहाँ पर जब टर्शरी फॉलिकल में हमें एक लेयर्स अलग दिखाई देने लगी कि भाई आउटर और भाई इनर लेयर्स हमें दिखाई देने लगी, तब जा करके मियोसिस 1 डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 1 से 2 बन गए पहली बार, ठीक। तो ये तो मियोसिस 1 हुआ है, मियोसिस 2 भी तो होगा अभी, बिल्कुल। तो इसमें भी मियोसिस 2 होना चाहिए और इसमें भी मियोसिस 2 होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर इस तरीके से 2 सेल बनेंगे
और यहाँ पे छोटा सा है तो यहाँ पे 2 छोटे-छोटे मान लेते हैं। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल, होता लगभग ऐसा ही है। अब यहाँ पे लगभग क्यों? एक्चुअली में लगभग ऐसे ही होता है। ओके, अगेन द नंबर ऑफ ओवम हमें एक ही चाहिए। तो अब हम फिर से क्या करते हैं, क्योंकि हमें एक ही ओवम चाहिए, अगेन फिर एक सेल बड़ा और फिर से एक सेल छोटा। क्यों करा फिर से ऐसा? क्योंकि अगेन हमें ओवम का नंबर तो एक ही रखना है। हाँ, ये चाहते हैं एक बारी में एक ही बेबी का डेवलपमेंट हो, मल्टीपल बेबीज का डेवलपमेंट नहीं होता। जनरली ये टास्क होता है, लेकिन ट्विंस का केस वही वो सब बात की बात है। तो ये छोटी बॉडीज बन गई, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये छोटी बॉडीज हैं भाई, इनका भी तो कुछ नाम रख दो, ठीक है। तो जो पहली बार जो बनती है छोटी बॉडीज, उनको हमने पोलर बॉडी बन बोल दिया। ये पोलर बॉडी तो बाद में भी बन गई भाई, है ना। और ये पोलर बॉडी तो यहाँ भी बन गई है। तो हमने कहा ठीक है भाई, इनके भी नाम रख देते हैं। जनरली ये डिवाइड नहीं करता, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमने कहा कि भाई जो सबसे पहले जो पोलर बॉडी बनी उसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो यहाँ पर जो बनी उसका नाम रखेंगे हम सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। और अगर जस्ट इन केस अगर ये दोनों बॉडीज बन जाती हैं तो इनको फिर हम पोलर बॉडीज ही बोलते हैं। पोलर बॉडीज, ग्रुप ऑफ पोलर, अब 3 पोलर बॉडी हो जाएंगे तो ग्रुप ऑफ पोलर बॉडीज लाइक दैट, इस तरह की आप बोल सकते हो। बट ऐसा होता नहीं है, सेकंड पोलर बॉडी बनती है, ठीक है? तो सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगा कि उसमें मियोसिस सेकंड होगी और वो बनाएगा सेकंड पोलर बॉडी। और ये जो है यहाँ पे अब जो बना है टेक्निकली ये ओवम, इसको हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, डोंट वरी। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई टू फिगर आउट मैंने क्या बताया, उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte से बनेगा सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगा ओवम सेकेंड पोलर बॉडी। इस चीज को थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। तो इट्स एन अनइक्वल डिवीजन, एनसीईआरटी में ये बताया कि भाई अनइक्वल डिवीजन होता है। हाँ, कलर रेड ले लेते हैं, ओके। तो अनइक्वल डिवीजन होता है, पहली जब बार जब डिवाइड करेगा तो बनेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स द बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई प्राइमरी oocyte जो है वो बड़ा है, तो उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट सारा कुछ साइटोप्लाज्म अच्छे से आ गया, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? Does the first polar body bond of the first meiotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certain about this. मतलब जो फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनी है उसके साथ क्या होता है, वो डिजेनरेट हो जाती है या फिर वो फर्दर डिवाइड करती है? एक्चुअली में हमें इसका क्लियर आंसर अभी तक नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में रिसर्च बहुत ही कम हुई है, ठीक है, मान ली बात। लेकिन जो टर्शरी फॉलिकल जो बना था जिसके अंदर अंदर हमने कहा कि भाई सेकेंडरी फॉलिकल, उसके साथ क्या होता है? The tertiary follicle further changes and matures into the follicle, changes into the mature follicle और the Graafian follicle। ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई टर्शरी फॉलिकल जो है ना वो अब फाइनली इस ग्राफियन फॉलिकल में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर कर दो, इसमें ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंट्रम जो थी कैविटी, फिल्ड कैविटी, वो और बड़ी हो जाएगी। आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर कैविटी छोटी है और यहाँ पर कैविटी बड़ी है, तो लार्ज कैविटी। तो ये एंट्रम जो होती है यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, और फॉलिकुलर सेल्स या जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स, उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. अब इसके बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी। The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte, और इन्होंने देखिए बड़ी चालाकी से यहाँ पे लिख दिया ओवम, from the ovary, from the ovary by the process of ovulation। एक्चुअली में जो हम जनरल जो चीज पढ़ते हैं, बाकी तो बता रखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, वो तो अलग चीज रखिए। अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो ग्राफिन फॉलिकल होता है उसके अंदर भी जो एंट्रम होती है इट बर्स्ट्स आउट। जो एंट्रम होती है वो फट जाती है। तो एंट्रम फटेगी तो क्या होगा?
तो जो ओवम है ना, जो उसके अंदर जो सेकेंडरी हमने तो पढ़ा था कि टर्शियरी फॉलिकल के अंदर भी सेकेंडरी oocyte होती है। बिल्कुल सही बात है। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो एक्चुअली में बाहर आ जाएगा। सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ तो कुछ और लिखा है कि भाई सेकेंडरी oocyte ब्रैकेट में ओवम लिखा है, उसको अभी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे भी ओवम लिखा हुआ है, डोंट वरी। तो जब आप यहाँ पढ़ रहे हो टेक्निकल ट्रू ट्रू सेंस में, यहाँ से सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकलता है। ट्रू सेंस में सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकलता है। अभी सेकेंडरी oocyte जो निकला, यहाँ पे ओवम लिखा, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सेकेंडरी oocyte निकला ठीक है, पर वो गया कहाँ? वो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। हमने जो पढ़ा था ना फैलोपियन ट्यूब, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये यहाँ से पिक होगा, ये फैलोपियन ट्यूब इतना बड़ा है ना? तो यहाँ पे जाएगा। ठीक। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब ये जाता है, कौन? हमारा ओवम, या जो ये सेकेंडरी टर्शियरी, ये जो सेकेंडरी oocyte है, जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, तो सेकेंडरी oocyte का मतलब ये है कि दिस इज आवर सेकेंडरी oocyte है, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं बाय द वे। और उसके अंदर टर्शियरी फॉलिकल वगैरह वो तो अब तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो फट चुका है, एंडर्म तो फट चुका है। और उसके ग्रेन्युलोसा सेल्स जो हैं उसके बाहर के, वो उसके साथ रहते हैं, वो इसके साथ रहते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स वगैरह साथ रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं हुआ क्या है। हम ये कहना चाह रहे हैं, ओके, हम क्या कहना चाह रहे हैं अभी समझते हैं। तो ये था, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके ड्रम था, और यहाँ पर हमारा सेकेंडरी oocyte था, और ये था हमारा एंड्रम, राइट? ओके, तो यहाँ पर बेसिकली क्या भरा हुआ है? जो फॉलिकल जिसको हम बोल रहे थे कि भैया तो फॉलिकल है, टर्शियरी फॉलिकल है, ठीक है। इसके अंदर है क्या? ग्रैन्युलोसा के सेल्स है ना, ग्रैन्युलोसा के सेल्स, या फिर उसको बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं कि फॉलिकल के सेल्स हैं, तो फॉलिकल सेल्स भी बोल सकते हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स, फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल, बात एक ही है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई एंड्रम तो गया फट, तो हो गया काम तुम्हारा। अब बचे क्या? सेल्स बचे। सेकेंडरी oocyte निकल के भाग गया, लेकिन वो अपने सेल्स अपने साथ कुछ सेल्स लेकर गया है। ये फॉलिकुलर, ये ग्रैन्युलोसा के जो सेल्स हैं वो कुछ लेके गया है, ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा सेकेंडरी oocyte दिस टाइम। ये हम सेकेंडरी oocyte बना रहे हैं। इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, हमने पढ़ लिया क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इस ग्रैन्युलोसा सेल्स के इसके चारों तरफ ना, यहाँ पर ऐसे सेल्स अरेंज हो जाते हैं, सेल्स अरेंज हो जाते हैं, और ये जो सेल्स हैं अब ये चेंज होके मिलेंगे, मतलब ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ के जो ये हमने लिख सकते हैं, फॉलिकल सेल्स क्या कर लेंगे? अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे। ये सब आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए काम आएगा। तो मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। लेकिन ओवम क्यों लिखा है? मेन मुद्दा ये है ओवम क्यों लिखा है, और डायग्राम में हमारे ओवम किधर लिखा है, मैं बताता हूँ। दरअसल होता क्या है, जैसे ही वो हमारा ये सेकेंडरी oocyte जो है ये वाला, ये फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब आपको पता है ना, तो फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही पहुंचा, अब ये मियोसिस सेकंड में अटक जाता है। यार पहले तो मियोसिस फर्स्ट में अटक गया था, बिल्कुल सही। अब ये मियोसिस सेकंड में अटक जाएगा। ये अटक क्यों रहा है? ये अटक इसलिए रहा है क्योंकि ये ना पार्ट्स, मतलब टुकड़े टुकड़े में अपने आप को, अपने डिवीजन कर रहा है। अपने डिवीजन को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकता है। क्यों कंप्लीट नहीं कर सकता? एक्चुअली ये इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? स्पर्म का इंतजार कर रहा है। तो होता क्या है, अल्टीमेटली इट फाइनली इट फाइनली डिवाइड्स इनटू सेकेंड पोलर बॉडी। ये सेकेंड पोलर बॉडी में डिवाइड कर जाएगा, और यहाँ पर एक और बड़ा सा सेल बनेगा। अब उसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। लेकिन
अगर आप कोई डिटेल वाली बुक पढ़ोगे तो उसमें ना थोड़ा-सा ट्रिकी रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। तो अगर आपसे नीट में पूछा जाए, ओव्यूलेशन किसका होता है? सेकेंडरी oocyte का, ओवम का, किसका होता है? आपका आंसर होगा सेकेंडरी oocyte का। अगर आपसे एनसीईआरटी में पूछा जाए कि भाई ओव्यूलेशन हुआ है, किसका हुआ है? उसमें सेकेंडरी oocyte आंसर आप दे दीजिए, ओवम दे दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते हो कि भाई ओवम जो रप्चर हुआ है, रप्चर जो हुआ है, ओवरी जो ग्राफियन फॉलिकल से फटी है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में लिखा भी था, है ना? ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन जब टर्म बोलते हैं, वहां पे टर्म आता है, बस ये डिफरेंस है। ओवरी के रेस्पेक्ट में अगर आप बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि भाई निकला क्या है अल्टीमेटली, ओवरी से बाहर निकला क्या था, है ना? इस पर oogenesis में सेकेंड टू साइड निकला। लेकिन जब ओव्यूलेशन पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं, तब नाम आएगा ओवम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना? ऐसा समझते हैं। होता क्या है, इससे थोड़ा सा पेचीदा है मामला, मुझे पता है, बट ऐसा ही है। तो होता क्या है कि ये इस टाइम पर सेकेंडरी oocyte बना हुआ है, ठीक है? अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करता है, ये वेट करता है फैलोपियन ट्यूब में। क्या वेट कर रहा है? फैलोपियन ट्यूब में कौन आता है फर्टिलाइजेशन के लिए? स्पर्म आता है, राइट? तो स्पर्म यूट्रस से स्विम करता हुआ कहाँ तक आएगा? पर फैलोपियन ट्यूब तक आता है स्पर्म। जो हमने पढ़ा है ना, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, पूरा क्रॉस करके आएगा, ठीक है? अब स्पर्म आपके यहाँ पर, स्पर्म अभी हमने ज़ोना पेलुसिडा नहीं पढ़ी है, ठीक है? अभी पढ़ेंगे। तो स्पर्म यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? स्पर्म, जैसे स्पर्म की एंट्री होगी, तब जाके सेकंड मेयोटिक डिवीजन, मेयोसिस सेकंड बता रहा था ना मैं, वो मेयोसिस सेकंड अब पूरा हो जाएगा। और अब जैसे ही एंट्री होगी तब, और अब उसके बाद ये स्पर्म का न्यूक्लियस था। स्पर्म का न्यूक्लियस और जो ओवम का न्यूक्लियस था वो फ्यूज हो चुके हैं। नाउ इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओवम। अब ये फर्टिलाइज्ड ओवम, मतलब जो ओवम है ना, वो ऐसे कहना चाहता है कि भाई मैं मियोसिस सेकंड तो कंप्लीट कर लूँ। उसकी शर्त ये है, मियोसिस सेकंड तो कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन मियोसिस सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगी ना, फर्टिलाइज जाइगोट बनना चाहिए। मुझे हैप्लॉइड सेल बनाने का कोई, हैप्लॉइड ओवम बनाने का कोई शौक नहीं है। उसकी कंडीशन ये है oogenesis में। अब उसकी कंडीशन ये है, उसकी कंडीशन तो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो करता क्या है पूरा सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मियोसिस को पार्ट्स में कराता है। मियोसिस वन जो है प्रोफेज में अटकी हुई है, वो प्राइमरी oocyte जो होती है वो प्रोफेज वन में अटकी हुई है। वो प्राइमरी oocyte को निकालेंगे, एक-एक करके निकाल रहे हैं कि भाई इसे भेजो, ठीक है? उसको भेजा, उसको सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट कराया किसी तरीके से, उसकी प्रोफेज 1 तोड़ पाई, सेकेंडरी oocyte बनाया। सेकेंडरी oocyte में जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ, वो बोला नहीं, मैं तो आगे कन्वर्ट नहीं होऊँगा, मियोसिस 2 नहीं करूँगा। ये क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मुझे ओवम चाहिए, मुझे तो ओवम बनाना है अगर, तो मुझे तो स्पर्म चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, तुम बाहर निकलो यहाँ से, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचो, तुम्हें ओवम स्पर्म मिल जाएगा, वहाँ ओवम बना लो। ठीक है भाई, वहीं बनेगा। तो ये फैलोपियन ट्यूब में भेज देते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही भेजा, स्पर्म की एंट्री जैसे ही हुई, तुरंत मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। दोनों न्यूक्लियसेस फ्यूज़ करते हैं, दे गेट अ फर्टिलाइज्ड ओवम, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ज़ाइगोट। तो मतलब पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिजाइंड इस तरीके से है कि जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, तुरंत जाइगोट बनना चाहिए। समझ में आया? थोड़ा बहुत आया होगा, थोड़ा बहुत। इस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे अगर, आप अगर रिवाइज़ करेंगे, तो थोड़ा-सा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमने इतना सब पढ़ लिया कि ठीक है, मान लिया कि प्रोफ़ेज़ 1 मिनट का था, फिर उसके बाद कंप्लीट हुआ, सेकंड जब टर्शियरी फॉलिकल बनेगा तब कंप्लीट होगा मियोसिस 1, ठीक है। उसके बाद मियोसिस 2 में मियोसिस 1 कंप्लीट कर ली, लेकिन मियोसिस 2 नहीं कर रहा था। मियोसिस 2 कंप्लीट तब करेगा जब स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, ठीक है, मान ली बात। तो निकला क्या है बाहर? ओवम से ओवरी से बाहर, ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर हुआ है तो क्या बाहर निकला है? सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकला है।
लेकिन उसको फिर ओवम क्यों बोल दिया? क्योंकि ओव्यूलेशन में आप आगे एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, वहां पे थोड़े ना आप सेकेंडरी oocyte बोल सकते हैं। तो नहीं बोल सकते हैं सेकेंडरी oocyte, बिकॉज वहां पर सेकेंडरी oocyte का मतलब है आप ये बता रहे हो कि इसका मियोसिस वन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, मियोसिस टू हुआ भी नहीं है, आप उसको बाहर निकाल रहे हो। बेस्ड ऑन दैट हम उसको जब ओव्यूलेशन बोलते हैं तब हम ओवम ही बोलते हैं। ठीक है, तो आई नो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन है ऐसे ही। तो जब आप रिलीज की बात कर रहे हो कि ग्राफिन फॉलिकल से क्या रिलीज हुआ है, टाइम इट द अप्रोप्रिएट आंसर इज सेकेंडरी oocyte। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं मान लो एमसीक्यूज में, सेकेंडरी oocyte ओवम, बेस्ट आंसर इज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, जो रिलीज होता है ग्राफिन फॉलिकल से एट द टाइम ऑफ रप्चर वो सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि ये ज़ोना पेलोसिडा क्या होती है। देखो अब ध्यान से समझना, मैं आपको ओवम का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये हमारे बुक में यहाँ पर भी दे रखा है, बट यहाँ से आपको शायद कोई बात नहीं, चलो यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ से शायद समझ में आ जाए। ओके, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये दे रखे हैं सेल्स ऑफ कोरोनरी रेडिएटा। अब ये क्या होता है? एक्चुअली में फॉलिकुलर सेल्स हैं। मैंने आपको बताया था फॉलिकुलर सेल्स मॉडिफाई कर लेते हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं और ये रेडियली इलोंगेट हो जाते हैं, मतलब थोड़े से लंबे हो जाते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली में? मॉडिफाइड फॉलिकल मतलब ग्रैन्युलोसा सेल्स है ना, मॉडिफाइड फॉलिकुलर सेल्स हैं। ठीक है, ये फॉलिकल सेल्स, ये कोरोना रेडिएटा जो है। ठीक है, फिर उसके बाद एक नाम दे रखा है जोना पेलोसिडा। ये क्या है? एक्चुअली में जोना पेलोसिडा जिसके हम पढ़ने के लिए आए हैं, वो एक प्रोटीन लेयर, एक प्रोटीन की लेयर है। और इस प्रोटीन के साथ साथ, क्योंकि प्रोटीन के तो उसका मतलब सेल्स की बनी हुई नहीं है, तो इसके लिए हम बोल देते हैं कि इट इज अ सेल्यूलर प्रोटीनेशियस लेयर। ए सेल्यूलर मतलब सेल्स की बनी हुई नहीं है, और प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन की बनी हुई है एक लेयर है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। लूना पेलेस्ट्रिडा के अंदर आपको दिखाई दे रहा है पेरीविटलाइन स्पेस, ये एक्चुअली में स्पेस है बिटवीन द ओवम एंड बिटवीन द जोना पेलेस्ट्रिडा। ठीक है, लेकिन एक और चीज यहाँ पर ओवम, जो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पेरीविटलाइन स्पेस जो पिंक कलर का है, उसके बाद ओवम दिखा रखा है। एक्चुअली ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेरीविटलाइन स्पेस जो होता है, उसके बीच में एक और मेम्ब्रेन होती है जो आपको कहीं कहीं पे बुक्स में लिखी हुई मिल जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसलिए आपको बता रहा हूँ, नाम आपको कहीं कहीं पे मिल सकता है। तो ऐसे समझिए कि ओवम के बाहर एक और लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन या विटलाइन कैन कॉल कवरिंग और एनवेलप बोल सकते हो, विटलाइन। ठीक है, अब ये है क्या? अगेन, ये ना प्रोटीन की बनी हुई है। प्रोटीन में भी एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई एक लेयर है। तो टोटल कितनी लेयर है, टोटल कितनी चीजें सराउंड करी हुई है ना? थोड़ा सा समझ लेते हैं टोटल कितनी चीजें जो उनको घेरे हुए हैं। तो ये रहा ओवम। ओवम तो ये तो सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है वाइटलाइन मेम्ब्रेन, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब उस वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर अ, हमारे पास पेन है, हाईलाइटर भी है, हमारे पास यहाँ काम नहीं करता, वी नीड पेन, पेन से ही कर देते, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीवेटलाइन स्पेस, है ना? यहाँ पर वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर पेरीवेटलाइन स्पेस। ठीक है, अब पेरीवेटलाइन स्पेस के भी बाहर, स्पेस के भी बाहर यहाँ पर एक मोटी सी जोना पेलुसिडा नाम की लेयर है। ठीक है, तो दिस इज द जोना पेलुसिडा। अब इन सब के भी बाहर, इन सब से बाहर कवर करे हुए, इसको प्रोटेक्शन देते हुए क्या है? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएट। क्या है बेटा? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो आप देख रहे हो ओवम को कितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है ना? अगर आप चाहो तो मैं आप लेबलिंग कर सकता हूँ, दीज आर कोरोना रेडिएटा, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
Okay, then this is zona pellucida. Then this is perivitelline space. Then the yellow one is vitelline membrane, and the red one is plasma membrane. Ovum is actually surrounded by these membranes. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो चलिए एक वैलिड मेम्ब्रेन है, लेकिन जो 4 अलग से जो मेम्ब्रेन है, वो एक्चुअली में उसके प्रोटेक्शन के लिए, ओवम के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? तो क्या मैं यहाँ पे सेकेंडरी oocyte लिख सकता हूँ? एक्चुअली में लिख सकता हूँ, है ना? सेकेंडरी oocyte लिख सकता हूँ, ठीक है? सेकेंडरी oocyte हमने लिख दिया। मान लो मान लो सेकेंडरी oocyte हमने कह रहे हैं, तो स्पर्म आएगा तो वो ओवम बन जाएगा, ठीक है? ये पता है क्या करता है? एक और चीज़ है, मान लो अगर मान लो अगर स्पर्म नहीं आया, अगर, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ओवम में कन्वर्ट होगा ही नहीं। और जब वो ओवम में कन्वर्ट नहीं होगा, फर्टिलाइज्ड ओवम नहीं बनेगा, ज़ाइगोट नहीं बनेगा, तो उसका कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज वो डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर सेकेंडरी oocyte ओवम में मान लो किसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया, मान लो, तो फिर वो फर्टिलाइज्ड एग ही माना जाएगा, और फिर वो बिल्कुल जैसे नॉर्मल बेबी डेवलप होता है वैसे डेवलप हो जाएगा। हैप्लॉइड होगा, मतलब जिए ना जिए वो बात अलग बात है, कि वो इम्प्लांट हो सकता है, वैसे तो इम्प्लांट होगा नहीं, आई एम श्योर ऑफ इट, बट मतलब प्रोसेस ऐसा ही है। तो सेकेंडरी oocyte है, वो एक सेफ गार्ड मैकेनिज्म लेके चल रहा है कि भाई इसको ना हम ओवम में कन्वर्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक क्या नहीं आएगा, स्पर्म नहीं आएगा। तो स्पर्म आ जाता है, ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है, वी कॉल इट द फर्टिलाइज्ड ओवम। ओके, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा बात? तो दैट्स इट। और ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी, ग्राफिन फॉलिकल से अगर वो निकल जाए तो बेसिकली वो क्या कहलाता है हमारा, वही कहलाता है, सॉरी, ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है? यहाँ पे ओवम लिखा हुआ है, बट यू कैन कट इट एंड यू कैन राइट सेकेंडरी oocyte also, that is also correct, that actually more accurate है secondary oocyte, ठीक है? So that's it for today, and if you do have any question, please comment and I will be happy to help you.